अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाइव एट 5 में खुशामदीद। मैं हूं शेर दिल खान। प्रोग्राम में शामिल होती हैं अहम खबरें और हासिल करते हैं उनका तज्जिया, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। सबसे पहले बात करेंगे एक अहम इजलास। मुल्क की सिविल और एसपी क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हालिया दौरे अमरीका की रोशनी में अमरीका और पाकिस्तान के माबैन दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत करने के रास्तों पर गौर के लिए ये इजलास बुलाया। इसमें तबादला ख्याल हुआ और साथ ही साथ आज अमरीकी सदर ने एक बार फिर स्टेटमेंट दिया है कि मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश पर वो कायम है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो भारत के वज़ीर-ए-आज़म हैं उनकी तरफ से रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहे हैं। और बात होगी मकबूल जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। हम देख रहे हैं कि मजीद जो काबिज भारतीय फौज है उसके जो सिपाही हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं मकबूज आबादी में, और एक बार फिर वहां पर खून की होली खेलने का प्लान मोदी की हुकूमत की जानिब से बना लिया गया है। बात होगी बारिशों की। मुल्क भर में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दीगर इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा के बारिश का सिलसिला जारी रहा गुज़िश्ता रोज भी। आइंदा 24 घंटों में क्या पेशन गोई रहेगी, बात करेंगे आज प्रोग्राम में। और बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन की तकरीबात की अगर बात की जाए तो नगर कीर्तन का आगाज हुआ है कल से, और ये आलमी जुलूस है जो मुनक्किद हुआ है और ये ख़त्म पजीर होगा भारत में। इसकी क्या तफसील रही, पाकिस्तान में क्या सियासियों ने अपनी मजहबी रसूमात अदा की, इस पर हम बात करेंगे आज प्रोग्राम में। सऊदी अरब में जुल्हज का चांद नजर आ गया। ईद उल अजहा 11 अगस्त बरोज इतवार को होगी और हज का रुकन आजम 10 अगस्त बरोज हफ्ते को होगा। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियों का आगाज हो चला है और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान टेलीविजन भी भरपूर तैयारी कर रहा है जश्न आज़ादी की तैयारियों के लिए, और गली कूचों में सब हिलाली परचमों की बहार सजने को। एक बड़ी खबर, सऊदी अरब ने पहली बार खवातीन को मर्दों के बगैर बैनुल मुल्क सफर करने की इजाजत दे दी है। बात होगी ऑस्ट्रेलिया बामुकाबला इंग्लैंड एशेज सीरीज का पहला टेस्ट मैच एजबेस्टन में खेला जा रहा है। आज इसका दूसरा दिन है। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 284 रन बनाए और नुमाया रहे स्टीव स्मिथ जिन्होंने 144 रन बनाए। प्रतियोगिता तय तक इंग्लैंड ने 71 रन बनाए थे, एक खिलाड़ी आउट था। ये तो टॉप स्टोरीज थी, आपने जान ली, इनकी तफसील होगी, तज्जिया होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऑरेंज स्मार्ट पेस्टिसाइड लाया बिल्ला जो सफेद मक्खी और इसके अंडों, बच्चों और बाले का खात्मा करे और कपास भरपूर फूलगुडी के साथ रहे सर सब्जो शादाब। ऑरेंज स्मार्ट पेस्टिसाइड लाया बिल्ला जो सफेद मक्खी और इसके अंडों, बच्चों और बाले का खात्मा करे और कपास भरपूर फूलगुडी के साथ रहे सर सब्जो शादाब। कुदरत ने आपको हर नेमत से नवाजा है। आपके पास लामहदूद वसाइल मौजूद हैं। आपकी रियासत की बुनियादें मजबूती से रख दी गई हैं। अब ये आपका काम है कि न सिर्फ इसकी तामीर करें बल्कि जल्द अज जल्द और उम्दा से उम्दा तामीर करें। सो आगे बढ़िए और बढ़ते ही जाइए।
बाद खुश आमदेद प्रोग्राम से करेंगे बाकायदा आगाज। सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में एक नया फेज, एक नया मोड़, एक नया दौर ऐसा लगता है कि उसका आगाज होने जा रहा है और शुरू हो रहा है। खासतौर पर जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा अमेरिका था उसके बाद से लेकर अब तक इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि किस तरह पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। और कल भी एक अहम इजलास हुआ जिसमें अस्करी और सिविल क़यादत ने सर जोड़कर इस बात पर गौर किया कि किस तरह दोनों मुल्कों के दरमियान जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं वो बेहतर किया जा सकता है और खित्ते में क्या दोनों ममालिक जो है वो रोल प्ले कर सकते हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सामुल टबाना साहब जो चेयरमैन हैं कायमा कमेटी बराए ख्वाजा अमूर नेशनल असेंबली में। बहुत शुक्रिया टबाना साहब, आपने में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान आपस के जो ताल्लुकात हैं, ट्रेड की बात है और बहुत से ऐसे मामला हैं जिनको इस दौरे में डिस्कस किया गया है और जिसके आगे आने वाले दिनों में कुछ समरात भी हमें नजर आएंगे। क्या समझते हैं, क्या जो माजी में हमें थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट नजर आता था, लीडरशिप में गैप थे, कुछ थोड़ी सी इल्जाम तराशियां भी होती रही, अब एक बेहतरी की जानिब आपको लगता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बढ़ पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, जो रिसेंट दौरा है हमारे वजीर आजम का अमेरिका का, उसके अंदर जो सफारतकारी की है हमें बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, तवक्को से ज्यादा कामयाबी हुई है। पहली दफा एक अमेरिकन सदर ने कश्मीर जैसे अहम मामले को उसके अंदर अपना रोल अदा करने का, उसके अंदर सालसी अदा करने का उन्होंने एक नहीं दो दफा चंद दिनों के अंदर उन्होंने अपनी कमिटमेंट शो की है। क्योंकि भारत हमेशा इसको बात करना चाहता था कि ये हमारा सिर्फ पाकिस्तान से मामला है, लेकिन पाकिस्तान के साथ वो टेबल पे बैठने को तैयार नहीं है, डिस्कस करने को तैयार नहीं है। सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर अमेरिका की एक हैसियत है, उसे एक सुपर पावर होने के नाते उसके ओपिनियन में बड़ा वजन है और ये बहुत बड़ी हमारी एक सफारती कामयाबी है। अच्छा, आपने कश्मीर की स्पेसिफिक बात की तो मैं इस बहस को आगे लेकर जाना चाहूंगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज भी अमेरिकी सदर ने एक सवाल के जवाब में वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो कायम है अपनी इस ऑफर की जानिब जो उन्होंने की है कि हम सालिस बन सकते हैं, सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तारीफ भी की और उन्होंने कहा कि अब रिस्पॉन्स का इंतजार है वहां से, लेकिन वहां से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वही है जो हमेशा होता है और वही रेटरिक जो है वो अपनाया जा रहा है भारत की जानिब से कि जी हमारा आपस का मसला हम आपस में हल करेंगे, लेकिन आप आपस में हल करने के लिए तैयार नहीं तो फिर किसी न किसी को तो सालिस बनना होगा इसमें। चीज के अंदर एक बैनुल अक़वामी दुनिया जो है वो सारे मामलात को देख रही है। भारत अपने आप को बहुत बड़ी जमहूरियत क्लेम करता है और बड़ी उसमें मुआशी तरक्की है और वो मकाम बैनुल अक़वामी तौर पर अगर हासिल करना चाहता है तो उसे बैनुल अक़वामी इदारे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है और इंटरनेशनल जो ओपिनियन है उसको रिस्पेक्ट करना होगा और उसके अंदर इस हठधर्मी से कि मैं बात करने को तैयार भी नहीं है और कोई अगर दूसरे ममालिक उसको फैसिलिटेट करते हैं तो उनसे भी अगर इनकार करे तो उसके अंदर उसको शर्मिंदगी होती है बैनुल अक़वामी तौर पे। सो इसलिए पाकिस्तान की हमेशा कमिटमेंट रही है कि हम इसका पीसफुल हल चाहते हैं, टेबल पर बैठ के इसकी बात करना चाहते हैं। जंग इस मसले का हल नहीं है, ताकत इस मसले का हल नहीं है। इंडिया ने तो भरपूर तरीके से अपनी 25,000 फौज जो है वो मजीद आजाद कश्मीर में भेज दी है, तो कभी भी उसको अपने वो बंदूक के जोर के, ताकत के जोर से वहां से उनकी आजादी की ख्वाहिश खत्म नहीं की जा सकती। अच्छा, ये जो पॉलिसी की जब हम बात करते हैं, हम मीडिएशन की बात करते हैं, तो वो किसी और तरीकेकार में भी हो सकती है कि जिस तरह बातचीत हो रही है, अलग से बैठकर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हुई, फिर अलग से बैठकर पहले मोदी से मुलाकात हुई, तो क्या कन्विंस किया जा सकता है मोदी को कि आप पाकिस्तान से बात करें? और ये भी एक तरीका हो सकता है सालिसी का कि आप कन्विंस कर पाएं भारत को कि वो टेबल पर बैठे और बातचीत हल करे। सब बहुत से तरीके होते हैं सफारतकारी के अंदर। एक आपको सामने नजर आ रहे होते हैं जो गवर्नमेंट्स के ऑफिशियल फेस होते हैं, एक बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, एक पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी होती है, पार्लियामेंट टू पार्लियामेंट होती है। सो पाकिस्तान ने हमेशा हर फोरम के ऊपर एंगेजमेंट की कोशिश की है, तो बात करने की कोशिश की है, जो एक एस्टेब्लिश्ड मैच्योर रिस्पॉन्सिबल तरीका है। लेकिन उसमें क्योंकि भारत के पास उसको दिफा के अंदर उसका केस कमजोर है, जिसकी वजह से वो उसको बैठने को तैयार नहीं है। और
امریکہ کی طرف سے, کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, کبھی بھی پہلے اس کو انٹرنیشنلی وہ ریکگنائز نہیں کرتے تھے, وہ کہتے کہ ڈسپیوٹ ہے, آپ کے آپس کی ڈسپیوٹ ہے. سو ان کا جو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اپنا میڈیشن کے اندر یا آربیٹریشن کے اندر, یہ دونوں ہماری سیاسی اور اخلاقی کامیابی ہے. صحیح. اچھا, جو پہلا سوال تھا میں واپس اس جانب جانا چاہتا ہوں اور آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کے چیئرمین ہیں, ہیڈ کر رہے ہیں, بہت سے معاملات آپ کی نظر سے گزرتے ہیں. جو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ماضی قریب میں رہے وہ بے مثال نہیں تھے, مثالی نہیں تھے. بہت سے مسائل تھے اس میں ہمیں نظر آئے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا, الزام تراشیاں تھیں. اب آپ کو لگتا ہے نیا فیز ہے, نیا آغاز ہے, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پہلے نہیں ہوئی اب ہو پائیں گی؟ جی بالکل, ہمارے امریکہ کے ساتھ بڑے ایک منفرد سے ریلیشن رہتی ہے, بڑے ہمارے تعلقات بڑے ہائی پہ بھی جاتے ہیں, بڑے قریب ترین ہو جاتے ہیں, اور پھر جو اس کے اندر ان کی گہرائی میں آتی ہے تو ہمارے جو پچھلے آپ یعنی آج سے سال پہلے کے دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر کیا کیفیت تھی. تو کل بھی ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی میں بریفنگ دی اور انہوں نے اپنی ایفرٹس اور پاکستان کے فورن آفس کی ایفرٹس کو بتایا کہ جیسے جیسے کہتے ہیں یہ تعلقات کے اندر ایک ریسیٹ ہے, ایک ریسٹارٹ ہے, اور نہایت مثبت ریسٹارٹ ہے اور بڑا پریکٹیکل ہے. اس کے اندر بہت ساری اعتماد سازی ہوئی ہے اور اس عمل کو یہاں آنے کے لیے اٹ ٹک مینی منتھس. یہ ایک حادثاتی اس کے اندر اس کا نتیجہ نہیں ہے. سو اس کے اندر سسٹینیبل ہے, پائیدار ہے. ایک اور پوائنٹ کہ برابری کی سطح پر بھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس بار برابری کی سطح پر بات چیت ہوگی پاکستان اور امریکہ کے درمیان؟ ماضی میں ایسا نہیں ہوتا رہا. اس میں ہر ریاست کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے, اپنا مفاد ہوتا ہے, اور امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے, ایک معاشی طاقت ہے. سو اس کے اندر بالکل ہم اسے چاہیں گے برابری پہ, لیکن ایک حقیقی شکل جو ہے وہ ایک سپر پاور ہے, گلوبل پاور ہے, اور ہمیں جس طرح کی یہاں پہ مشکلات پیش ہیں اس کی وجہ سے, لیکن نیشنل اپنے جو اسٹیٹ کے انٹرسٹ ہیں ان کے اوپر کمپرومائز کیے بغیر ہم امریکہ کے ساتھ میوچل جو ایک دوسرے کی امداد ہم کر سکتے ہیں وہ اس پہ کریں گے وداؤٹ کمپرومائزنگ اور نیشنل انٹرسٹ. کیونکہ اس وقت جو سوچ ہے, جو پلان ہے امریکہ کا, وہ ایگزٹ اسٹریٹجی ہے بنانی افغانستان سے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹس بھی یہ بتاتی ہیں کہ وہ یہاں سے ایگزٹ چاہتے ہیں, ایک سیف ایگزٹ چاہتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ فائدہ ہو پائے گا پاکستان کی انوالومنٹ سے امریکہ کو؟ میرے خیال میں پاکستان اس کے اندر کلیدی اپنا رول ادا کرے گا, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ ان کا الیکشن سلوگن تھا کہ میں وہاں سے امریکن فوجی نکال کے لاؤں گا اور باعزت طریقے سے نکال کے لاؤں گا. اس کے اوپر یہ آنرس پاکستان کے اوپر ہے اور ہم ایک نیتی سے اس کو نبھانا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. احسان اللہ چوانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, خارجہ امور کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین. مزید بات کریں گے. لیفٹیننٹ ریٹائرڈ اعجاز آوان صاحب ہمارے سے ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. جن صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. مقبوضہ جموں کشمیر کی جب آپ بات کرتے ہیں اور ایک طرف ہمیں ثالثی کی پیشکش دوبارہ سے کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نظر آتے ہیں, اور دوسری طرف 25,000 ٹرکس جو ہیں وہ بھیج دیے جاتے ہیں مقبوضہ وادی میں, اور کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم آپس میں ہی بات کریں گے, ہمیں کوئی ثالث نہیں چاہیے بھارت کی جانب سے. یہ کیا واقعی مسائل حل کرنے کی طرف سفر ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ صرف آئی واش ہے؟ نہیں, دیکھیے جی, ہمیں ایک حقیقت سمجھنی ہے کہ انڈیا ایک سٹیٹس کو پا رہا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس سٹیٹس کو میں کوئی تبدیلی آئے. جی, وہ پلیبسسٹ کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے, اور وہ جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو ہندوستان کے اندر ضم کرنا چاہتے ہیں. وہ پہلے ایک اٹوٹ انگ کا رونا روتے رہے, لیکن اٹوٹ انگ میں آپ 90,000 آدمیوں کو موت کے گھاٹ تو نہیں سلا دیتے. وہاں عورتوں کو ریپ تو نہیں کیا جاتا جو ملک کا اٹوٹ انگ ہو, جو ملک کا اندرونی حصہ ہو. تو اس چیز کو ڈینائی کرنے کے لیے وہ ہمیشہ اوائڈ کرتے ہیں کہ ہم نیگوسیشن میں نہیں جائیں گے, ہم اس ایشو کو. لیکن یہ ایک ریالٹی ہے کہ کشمیر ایک متنازع قصہ ہے جس کا حل ہونا ہے, اور یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن اس پر موجود ہیں. سملا ایکارڈ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے. لیکن ابھی جو ٹروپس کا بڑھاوا ہے وہ ایک فرسٹریشن کی وجہ سے ہے, کیونکہ کشمیری ابھی انہیں مزید
47 ईयर्स नहीं देना चाहते जितना अरसा शिमला अकॉर्ड को हो गया। फिर शिमला अकॉर्ड ने न तो कारगिल को रोका, न सियाचिन की ऑक्यूपेशन को रोक सका। वो बाहमी तजादात को हल करने में शिमला अकॉर्ड नाकाम रहा है, बिल्कुल, बल्कि मुज़ाकरात की टेबल तक बैठने से इनहराफ करता रहा है हिंदुस्तान। तो अब ये जो इजाफी ट्रुप्स भेज रहे हैं, ये मूवमेंट जो आजादी की है वो इनके हाथों से निकलती जा रही है और वो इससे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। फिर जो ताजा तरीन स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने दिया है, इस स्टेटमेंट की वजह से कश्मीर के लोगों के हौसले भी बुलंद हुए हैं और उन्हें एक उम्मीद नजर आई है कि उनके मसाइल हल होने जा रहे हैं। बिल्कुल। अब उस चीज को क्लैंप डाउन करना, उसको ताकत के जरिए दबा देने के लिए इन्होंने मजीद अपने ट्रुप्स वहां रवाना की हैं। सीज फायर लाइन की वायलेशन शुरू कर दी है, पाकिस्तान के अंदर बिला जब आर्टिलरी फायर शुरू कर दिया है, जिससे हमारे सिविलियंस का नुकसान भी हो रहा है। बिल्कुल। तो इन तमाम चीजों को देखें तो इंडिया की एक फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो वो स्टेप्स उठा रहे हैं, जो जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे तो वो मजीद एक्सपोज होंगे। एक तरफ अमरीकी सदर मोदी के इंतजार में है कि वो कोई स्टेटमेंट देंगे, बातचीत के लिए आगे बढ़ेंगे पाकिस्तान के साथ, दूसरी जानिब वो ट्रुप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो खुद एक्सपोज हो रहे हैं इससे। देखिए जी, ताकत इन मसाइल का अगर हल होती तो अफगानिस्तान में 1,40,000 ट्रुप्स, जो दुनिया की सबसे मॉडर्न आर्मी थी जी, वो लेकर आई नेटो फोर्सेस, और वो सुप्रेस नहीं कर सके और बिल आखिर उन्हें डायलॉग के जरिए इसका हल तलाश करना पड़ रहा है, जिसमें वो पाकिस्तान की मदद भी मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कश्मीर के अंदर जितने 90,000 लोग शहीद हो चुके हैं, औरतों की इस्मत दरी हो चुकी है, वहां इन्होंने पैलेट गन्स इस्तेमाल किए हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी ये कहना पड़ा, उनके मैं अल्फाज दोहराता हूं कि आई बिलीव इट्स अ ब्यूटिफुल piece of land and where there is bomb all over and I would like to resolve that issue। अब ये सिर्फ ज्योग्राफियाई बात नहीं है, शुरू से हम कहते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स का मसला है। बिल्कुल। पहले ये पॉलिटिकल इशू था कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, उनको ये प्लेबिस्सिट का हक दिया गया यूनाइटेड नेशन में, लेकिन अब उसमें जिस चीज का इजाफा हो चुका है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। वहां पे जुल्म किया जा रहा है, नस्लकुशी की जा रही है मुसलमानों की, जिसको दुनिया बहुत देर तक दूर बैठ के तमाशे के तौर पे नहीं देख सकती। और जो खदशा पाकिस्तान जिसका इजहार बार बार कर रहा है कि एक स्टेटस चेंज करने की कोशिश की जा रही है, वही अपनाया जा रहा है तरीकाकार जो फलस्तीन में इसराइल अपना रहा था, तो ये भी तो पाकिस्तान का खदशा आप समझते हैं कि वैलिड है? जी नहीं, देखिए वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकेंगे। वो अपनी तरफ से ये कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन का एक रिकग्नाइज्ड इशू है जिसके ऊपर बिल आखिर, और फिर यूएन रेजोल्यूशन 99 जो इनका जो 99 है क्लॉज, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोविजन है कि अगर दो ऐसे ममालिक जिनके दरमियान कोई हल तलब मामला हो और वहां पे जंग लग जाने का खतरा हो या हालात बेकाबू हो जाने का खतरा हो, तो वहां यूएन रेजोल्यूशन इन्वोक किया जा सकता है और उस पर फैसला कराया जा सकता है। अब ये हमारी हुकूमत की पॉलिटिकल जिम्मेदारी है कि वो अपना डिप्लोमेटिक मनूवर जो है उसको लॉन्च करें, फिर यूनाइटेड नेशन को पावर कराएं कि ये एक फ्लैश पॉइंट है जिस पे जंग हो सकती है दो ममालिक के दरमियान, और दोनों ममालिक एक न्यूक्लियर पावर हैं, कोई मिस कैलकुलेशन भी हो सकती है, लिहाजा आप इस मसले को हल करवाएं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया मेजर एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद है, सत्याकार, और इस अहम मौजू पर बात कर रहे थे। कुछ और अहम खबरें हैं जिन पर हमने बात करनी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और खबरें आपसे शेयर करेंगे।
India and Muslim India must be separated. Because the two nations are entirely distinct and different. मुसलमानों की छाई की तबाही, मुल्क अपना घर गैरों के हाथों में खिंचाई, ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही, और नाराए तकबीर से दी तूने गवाही, इस्लाम का झंडा लिए आया तेरे मैदान, ऐसा आज़म तेरा एहसान है एहसान, ऐसा आज़म तेरा एहसान है एहसान। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मौसम की बात करते हैं। मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। लाहौर में क्या सूरत हाल रही और आइंदा 24 घंटों में क्या सूरत हाल रहेगी, बताएंगे अजमल शाह साहब, डायरेक्टर RMC लाहौर हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अजमल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। बताइएगा लाहौर और पंजाब के जो दीगर इलाके हैं, क्या सूरत हाल रही बारिश की और क्या एक्सपेक्टेड है मजीद? नहीं, अभी बिल्कुल ये जो मौजूदा स्पेल है अभी पंजाब के बलाई इलाकों पे हिट कर चुका है। उसके साथ साथ इसकी एक फेज जो है साउथ की तरफ भी है। तो आने वाले 24 से 48 घंटों में पंजाब के सूबाई जनूबी इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। इसके साथ बलाई कश्मीर और बलाई पंजाब और KPK के अपर पार्ट्स, इन इलाकों पे भी अगले 2 से 3 दिन तक बारिश होने का इम्कान है। और इसके साथ साथ हमारे जो कश्मीर में खसूसन हमारे जो कैचमेंट एरियाज हैं, रिवर चिनाब, झेलम के रावी के, इन इलाकों पे कुछ इलाकों पे अच्छी तेज बारिश भी हो सकती है। और इसके साथ साथ जो हमारे हिल टॉरेंट्स के डेरा गाजी खां के इलाके हैं, उन इलाकों पे भी बारिश होने का इम्कान है। तो क्या ये लास्ट स्पेल होगा मानसून का, या एक्सपेक्टेड है कि इसके बाद भी कुछ स्पेल्स ऐसे हैं जो बारिश बचा सकते हैं? नहीं, अभी तो ये कहने के मिड ऑफ जो मानसून होता है वो आया, क्योंकि हमारे यहाँ जो मानसून का सीजन है वो मिड ऑफ जून से लेके मिड ऑफ अक्टूबर तक होता है। अच्छा। लेकिन उसमें जुलाई और अगस्त के जो है ना ये मैक्सिमम रेनी मंथ होते हैं। तो उसमें कभी जुलाई गुजरा है, अगस्त पूरा है। इस पूरे माह में अच्छी बारिशों का इम्कान है, 3 से 4 स्पेल आ सकते हैं। और उसके बाद मानसून की सितंबर में वापसी होगी। तो ये पूरा महीना बारिशों का है। उसमें वक्त वक्त से पंजाब के खसूसन बलाई पंजाब और कश्मीर के इलाकों पे वक्त वक्त से बारिश जारी रहने का। तो क्या इस हवाले से कोई जारी किया गया है अलर्ट उन इलाकों में जहां पर ज्यादा रेनफॉल हो सकती है, अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, डैम्स और जो बाकी हमारे नहरी निजाम है उसको कोई थ्रेट तो नहीं है इस बारिश से? हाँ, नहीं, इसमें महकमा मौसमियात ने भी 2 दिन पहले अलर्ट एक जारी किया था। उसमें हैवी रेंज का अलर्ट था कि बलाई इलाकों पे और खुसूसन कैचमेंट एरियाज में अच्छी बारिश मुतवक्किल है, जिसकी वजह दरिया चिनाब और झेलम में भी यानी मीडियम टू हाई लेवल के फ्लड का रेला आ सकता है। उसके साथ साथ जो नालाज हैं नारोवाल डिस्ट्रिक्ट में, सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में, हाफिजाबाद, इन इलाकों में जो कश्मीर से फ्लो करते हुए साउथ की तरफ पंजाब में आते हैं, उन इलाकों में भी तूफानी आने का इम्कान है। क्योंकि ये फ्री फ्लो में चलते हैं तो हमारे प्लेन एरिया में जो बारिश होती है वो जो नालों में जब पानी आ जाता है तो उसमें अच्छा खासा फ्लो बन जाता है। और वो भी है। और जहां तक दरियाओं की सूरत हाल है, अभी तो हमारा जो चनाब में जो है वो चनेट से जो है 1.5 लाख का रेला गुजर रहा है। और ये अगले 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद जो है ना वो सरीमों पे पहुंचेगा। और उसमें हाई लेवल से नीचे ही रहने का इम्कान है। उसमें कोई बहुत ज्यादा खतरे वाली बात नहीं है। अलबत्ता पहले से फ्लो ज्यादा होगी, मीडियम लेवल का ही होगा। और उसमें कोई बहुत ज्यादा मतलब रिवर से बाहर पानी निकलने का है। बारिश के बाद वो तो कम हुआ लेकिन ह्यूमिडिटी में इजाफा हुआ है। तो कौन से इलाके ऐसे हैं पाकिस्तान में जहां ज्यादा ह्यूमिडिटी एक्सपेक्ट की जा सकती है आइंदा 24 घंटों में? जब मानसून की बारिशें होती हैं तो उसका मेन खासा ह्यूमिडिटी का लेवल ही होता है, वो लेवल हमेशा बढ़ जाता है। और जिन इलाकों पे बारिश होती है उन इलाकों पे और 90+ ह्यूमिडिटी चली जाती है। लेकिन इस दफा जो हमारे स्पेल आ रहे हैं उसमें वेस्टर्ली वेव भी उसमें अच्छा पार्ट प्ले कर रही है। उसकी इन्वॉल्वमेंट अच्छी है, उसका इंटरेक्शन अच्छा हमारे ईस्टर्ली करंट से।
तो इस वजह से जो अभी इन दिनों जो बलाई पंजाब में मौसम बारिश हो रही है, उसमें जब बारिश के बाद भी आपको अच्छा फील होता है और वो वाला सिलसिला नहीं होता है जिसमें हमारा ईस्टर्न फ्रंट डोमिनेट हो, उसमें ह्यूमिडिटी बेहतर होने के बाद भी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो आपको बहुत ज्यादा इल फील होते हैं। जबकि पंजाब के जो निचले इलाके हैं, साउथ के इलाके, वहाँ चूंकि बारिशें कम हुई हैं, वहाँ ह्यूमिडिटी का लेवल ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो उस वजह से उन इलाकों पे ये ज्यादा फील लाइक हो रहा है। जबकि बलाई पंजाब में ह्यूमिडिटी के लेवल के साथ साथ टेम्परेचर नीचे आ गए हैं, आजकल नॉर्मल 30 to 34 पे हैं, उस वजह से वो इतना ज्यादा वो इरिटेशन और फीलिंग नहीं होती। सही, बहुत शुक्रिया। अजमल शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और मौसम की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे, बता रहे थे कि आइंदा 24 घंटों में भी एक्सपेक्टेड है कि मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी रहे कश्मीर के इलाकों में, इसके अलावा साथ ही साथ पंजाब की बहुत से जो सिटीज हैं वहां पर भी बारिश एक्सपेक्टेड है। आगे बढ़ेंगे और एक बड़ा जो इवेंट है वो मुनक्किद हुआ पाकिस्तान में सिख मजहब के मानने वालों के लिए। 550वें जन्मदिन की तकरीबात का जो बाकायदा आगाज है वो नगर कीर्तन से होता है। उसका आगाज हुआ पाकिस्तान में ननकाना साहब, जहां पर जन्म स्थान है, यानी कि बाबा गुरु नानक जी की जाए विलादत है, यहाँ से इसका आगाज हुआ है और भारत से सिख यात्री पाकिस्तान पहुंचे और पाकिस्तान ने उनको फैसिलिटेट किया भरपूर अंदाज में। इससे पहले बहुत कम वक्त में उनको वीजाज भी जारी किया और उनके लिए इंतजाम भी यहाँ पर किए गए और ये जो आलमी जुलूस है यहाँ से इसका आगाज हुआ है और ये अब आगे इख्तिताम पजीर होगा भारत में और उसके बाद फिर लेटर इन दिस ईयर आगे चलकर अक्टूबर में जो तकरीबात हैं वो बाकायदा तौर पर शुरू होंगी। इस पर हम बात करेंगे। जावेद अहमद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदा ननकाना साहब से। जावेद, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान ने एक बार फिर मेहमान नवाजी की मिसाल कायम की है, भारत से आए सिख यात्रियों को यहाँ पर वेलकम किया, बहुत कम टाइम में उनको फैसिलिटेट किया कि वो अपना नगर कीर्तन का जो आलमी जुलूस है उसका आगाज कर सकें। जी बिल्कुल ऐसे हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से हदायत की गई थी कि बाबा गुरु नानक के जो 550वें जन्म की तकरीबात है उनको शयान शान तरीके से मनाया जाए, जिसके बाद जो बाबा गुरु नानक के 550वें जन्म की तकरीबात का आगाज जो है वो हो गया है। कल सिख मजहब की तारीख का एक बहुत बड़ा दिन था जब सिख मजहब की तारीख में पहली मरतबा आलमी नगर कीर्तन का जो जुलूस था वो बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब से शुरू हुआ। ये जो जुलूस है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत में दाखिल हो चुका है और ये जुलूस जो है भारत की 17 रियासतों के 65 शहरों में वाक़ा मुख्तलिफ गुरुद्वारों में जाएगा और 12 नवंबर को गुरुद्वारा बेर साहब सुल्तानपुर लोधी जो भारत का एक शहर है वहां पे इख्तिताम पजीर होगा। ये जुलूस जो है उसमें जो भारत में दुनिया भर से हजारों सिख यात्री ने शिरकत की थी और ये बताते चलूं कि जो सदर है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो कि इंडिया की सबसे बड़ी जो है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उनके जो सदर सरदार गोविंद सिंह लोंगोवाल वो इसमें मौजूद थे। सदर दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी सरदार मनजिंदर सिंह वो इसमें मौजूद थे। अज्ञानी जो है हरप्रीत सिंह जत्थादार है सिली अकाल तख्त भारत के वो इसमें मौजूद थे। दुनिया भर से सिख जो है इसमें शरीक हुए, बहुत खुश थे और उन्होंने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी है पाकिस्तानी हुकूमत की और अवाम की वो बहुत खुश थे और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, मतरूका वकील नाज बोर्ड का, पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का और दिल्ली निजाम का शुक्रिया अदा किया है कि सिख मजहब की तारीख में ये पहला मौका है कि नगर कीर्तन का जो जुलूस है वो गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब से शुरू है। अच्छा, ये खास बात क्या होती है जावेद, नगर कीर्तन की अगर बात की जाए तो क्या बताते हैं सिख मजहब के मानने वाले कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है जन्मदिन की अगर बात की जाए तकरीबात की? जी बिल्कुल, जो सिख मजहब का जो सबसे मेन इवेंट होता है वो नगर कीर्तन का जुलूस होता है। बाबा गुरु नानक के जो जन्मदिन की जो बात है वो 12 नवंबर जो है वो 10, 11 और 12 नवंबर को होंगी, लेकिन इस दफा 550वां जन्मदिन है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हदायत की है कि इसको भरपूर तरीके से मनाया जाए, इसलिए ये तकरीबात जो है वो 4 महीने कबल जो है शुरू कर दी गई है और ये पहले मरतबा हुआ है कि ये जो नगर कीर्तन 4 महीने पहले जो है यहाँ से शुरू होगा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाएगा, भारत के मुख्तलिफ शहरों में जाएगा। एक बहुत बड़ी ये अक़लियत दोस्त पॉलिसी की आकाश है कि पाकिस्तान जो है वो अक़लियतों के लिए इतना महफूज तरीन मुल्क है कि एक जो मजहब के जो बानी है उनकी तकरीबात जो है वो 4 महीने तक जारी रहेंगी और इसमें जो है दुनिया भर से सिख यात्रियों ने शिरकत की है। जो इनकी मुकद्दस किताब है गुरु ग्रंथ साहब, उसको शान शान तरीके से इनकी जो पालकी उनमें रखा गया है, उसको सजाया गया है। हजारों जो खवातीन थी इनकी उन्होंने मस्जिद बताइएगा, आपकी इंटरेक्शन हुई, बातचीत हुई उन तमाम तर अफराद से, सिख यात्रियों से जो भारत से पाकिस्तान पहुंचे, आपने कुछ का नाम भी लिए कि काफी नुमाया शख्सियात हैं सिख मजहब की जो भारत से पाकिस्तान आई,
क्या कहना था उनका पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी को देखते हुए, यहाँ जो इंतजाम उनके लिए किए गए थे और जितने थोड़े टाइम में इनको फैसिलिटेट किया गया, क्या इस तरह से भी वो खुश थे, मुतमईन थे? जी बिल्कुल, पहले ये तय शुदा था कि ये जुलूस है वो 25 जुलाई है उसको निकाला जा रहा था, लेकिन सफाफी में कुछ मसाइल हुए जिसकी वजह से 25 जुलाई है उसको लिस्ट यात्री यहाँ पे ना आ सके। वो जो है 30 जुलाई को वहाँ पे पहुंचे, बहुत कम वक्त था तैयारियों के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने थे और कुछ हिचकिचाहट भी महसूस की गई कि इसको जो है नगर कीर्तन का जुलूस की इजाजत दी जाए या ना दी जाए। मगर जब मामला वजीर इमरान खान की जो है उनकी नजर में पहुंचा तो उन्होंने सख्ती से हदायत की कि बिल्कुल जितना भी कम वक्त है भरपूर इंतजाम की जाए और जो है हंगामी तौर पर ये सब कुछ किया गया। तो क्या था उन यात्रियों का, कितने खुश थे? आपने उनसे बातचीत की? जी बिल्कुल, हमारी बात हुई है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में जो बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है कि यहाँ पे अकलीतों के साथ जो इंतजाजी सुलूक किया जाता है, यहाँ पे अमन जो हालात है वो अच्छे नहीं है। हमने इस पर रिपोर्ट भी किया, इंटरव्यू दिया हमने सिक्योरिटी की चीजें। उनका यही कहना था कि हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ, एक लम्हे के लिए भी महसूस नहीं हुआ कि वो भारत में नहीं है बल्कि पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान के लोगों ने जो है जितना इनका वानहाना इस्तेमाल किया है। या फिर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो सिख यात्रियों ने जो है जब वो ननकाना साहब के बाजारों में जाते हैं तो वहाँ पे जब वो खाना पीना करते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं, तो उनसे जो है वो पैसे जो है वसूल नहीं किए जाते, उनकी मेहमान नवाजी की जाती है। और जी बिल्कुल, और इसी यादों को यही कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत की और अवाम की मेहमान नवाजी देखकर बार बार दिल करता है कि पाकिस्तान आया जाए। पाकिस्तान के जो उनके गुरु है बाबा गुरु नानक, उनकी भी जाए पैदाइश है और यहाँ पे जो सुकून मिलता है उससे जो है वो उनका जो उनकी रूह खुश हो जाती है। और खासतौर पर वो बार बार वज़ीर इमरान खान के शुक्रगुजार थे कि पहले मसला हो रहा है कि वज़ीर इमरान खान जो है उनकी हदायत पर भी शियाने थे। एक नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है मामला और करतारपुर का बॉर्डर भी खुला है। बहुत शुक्रिया ननकाना साहब से हमें अपडेट कर रहे थे जावेद अहमद। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मौजूदा हुकूमत की भरपूर कोशिश कि दुनिया भर के जो सिख यात्री हैं उनको वेलकम किया जाए। इस बड़े इवेंट में 550वां जो जन्मदिन है बाबा गुरु नानक जी का वो मनाया जाएगा। अक्टूबर से शुरू होंगे मामला, नवंबर तक जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा सिख यात्रियों को पाकिस्तान में वेलकम किया जाए। उसके लिए करतारपुर कॉरिडोर खोलने का जो फैसला है वो पाकिस्तान की, भारत की और सिख मजहब की तारीख में सुनहरे रूप से लिखा जाएगा। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से आपको बताएंगे और एशेज टेस्ट मैच जारी है बर्मिंघम में, इसकी तफसील आपसे शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। ममलकत पाकिस्तान में आप आजाद हैं अपने मंदिरों को जाने के लिए, अपनी मसाजिद को जाने के लिए और दीगर इबादत के मकामात को जाने के लिए। आप किसी भी दीन, मजहब, जात या अकीदे से ताल्लुक रखते हो, कार्य रियासत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तब्दीली आसान नहीं, एक जगह ना रुकने वाली मुसलसल कोशिश। तब्दीली एक सफर है नए पाकिस्तान की मंजिल को पाने के लिए जरूरी है अनथक मेहनत। कितना बदला है, कितना बदलेगा, कैसे बनेगा नया पाकिस्तान, हालात से बाखबर रखने के लिए जानना जरूरी है ताजा तरीन सूरत हाल। देखिए प्रोग्राम सूरत हाल सिर्फ PTV न्यूज पर।
ब्रेक के बाद खुशामदीद एशेज की बात करेंगे। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, हमेशा से ये जो सीरीज है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प रहती है और इस बार भी बड़ा दिलचस्प आगाज हुआ है। इंग्लैंड में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है बर्मिंघम के मैदान एजबस्टन में। पहला दिन ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी खतरनाक रहा, लेकिन इसमें नुमाया रहे स्टीव स्मिथ, जिनकी वापसी हुई बहुत अरसे के बाद टीम में और उन्होंने 144 रन की इनिंग्स खेली और 284 रन पहले दिन बनाए। और अब इंग्लैंड की जो बैटिंग है उसका सिलसिला जारी है। 78 पर एक खिलाड़ी आउट है, इस पर हम बात करेंगे। अब्दुल मोईन शाह साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। शाह जी, बहुत शुक्रिया आपने में ज्वाइन किया। एशेज की बात हो और इंग्लैंड के मैदान हो, बड़ा मजा आता है टेस्ट मैच देखने का। क्या समझ करेंगे पहला टेस्ट मैच और पहला दिन ऑस्ट्रेलिया ट्रबल में था, लेकिन स्टीव स्मिथ बचा गए उनको। देखें जी, वैसे भी एशेज की बात आती है तो एक फीलिंग जरूर आती है कि इंटरेस्टिंग मैचेस होंगे, इंटरेस्टिंग टेस्ट मैचेस होंगे और देखने को अच्छी क्रिकेट मिलेगी। और इस दफा भी जो स्टार्ट हुआ एशेज सीरीज का वो किसी कदर इंटरेस्ट से कम नहीं था। और जिस तरह 120 for 8 ऑस्ट्रेलिया एक मौके पे था और जिस तरह स्मिथ ने कैरी किया और ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छी पोजीशन पे ले गए और 280 और 285 रन, बड़े अच्छे रन हैं इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में बनाए हैं। और ये कभी भी इस यहाँ तक ना जा सकता अगर स्मिथ की अच्छी बैटिंग इसमें ना होती। स्मिथ ने ना सिर्फ पूरी इनिंग को यकजा रखा बल्कि उन्होंने स्ट्रोक्स भी खेले, अच्छी क्रिकेट भी खेली, उनकी जो बैट से अच्छे स्ट्रोक देखने को मिले और जो ब्रॉड और वोक्स थे जो पूरी तरह छाए हुए थे इस मैच में शुरू के आवर्स में, वो उनको अच्छा खेले स्टीव स्मिथ और अच्छा टेल एंडर ने भी थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट किया और इतना बड़ा स्कोर हो गया। और मैं समझता हूं कि जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, खासकर इस तरह जब इंग्लैंड के मैदानों में ये मैच होते हैं तो शायकीन की एक बड़ी तादाद आप देखेंगे शेरदेल के वो आती है, एंजॉय करती है और अच्छी क्रिकेट देखने। और खास बात शायद ये भी है कि वो जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप है उसका ये पहला मैच है, तो ये इनिशिएटिव कैसा है कि टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव किया जाए, कुछ थोड़ा सा कंपेटिटिव बनाया जाए ताकि लोग इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लें। जी शेरन, सबसे बड़ी बात है कि अब जो पीरियड शुरू हुआ टेस्ट में वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, उसके सारे मैचेस उसके लिए खेले जा रहे हैं। 2 साल तक ये चैंपियनशिप इस तरह खेली जाएगी। पाकिस्तान ने भी 6 टेस्ट खेलने हैं इस पूरे सीजन में। इस तरह की टीमें, सारी टीमें जो होंगी उनके पॉइंट्स कंसिडर किए जाएंगे, तो ये डबल एज होगा टीम को जो इस दफा एशेज जीतती है। उसको न सिर्फ वो एशेज जीतेगी बल्कि उसके टेस्ट रैंकिंग में, टेस्ट चैंपियनशिप में वो अपने पॉइंट ज्यादा करके फाइनल तक की रसाई के लिए दौड़ में एक मेरा हाल फ्रंट रनर हो जाएगी वो। सही। अच्छा, बहुत सी क्रिकेट हो रही है दाएं बाएं। अगर हम ग्लोबल T20 कनाडा की बात करें, विटालिटी ब्लास्ट यूके की बात करें, तो इन सब फॉर्मेट्स को एक तरफ रखा जाए और टेस्ट क्रिकेट को एक तरफ रखा जाए, तो आपको क्वालिटी क्रिकेट कहाँ नजर आ रही है? लेकिन कोई शक नहीं शेरदिल, जब क्रिकेट की बात आती है तो असल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट होता है। ये वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट बाद में आते हैं। प्लेयर्स की आपको, अगर किसी प्लेयर की, किसी बैट्समैन की, किसी बॉलर की आपको वर्थ देखनी है, उसका टैलेंट देखना है, उसका टेम्परामेंट देखना है, उसकी क्वालिटी देखनी है, तो वो क्वालिटी आपको टेस्ट में मिलेगी। तो हमारे तो सारे खिलाड़ी जो है वो टेस्ट को रिटायरमेंट ले रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। और जिस तरह आमिर ने रिटायरमेंट ली है 27 ईयर में, 27 साल के आमिर है। वहाब की भी खबर सुन रहे हैं कि वहाब भी नहीं खेलना चाहते टेस्ट। देखिए उनको ये जो वो क्रिकेटर हैं जो सिर्फ शायद पैसे के लिए खेलते हैं, जरूर ये कहना चाहिए, देखिए क्रिकेट का असल चार्म, क्रिकेट की असल क्वालिटी आपको टेस्ट क्रिकेट में मिलेगी। 27 साल जो होती है वो पीक पे होता है। जिस तरह आमिर रिटायर हुए हैं, मुझे समझ नहीं आती कि एक पीक पे बॉलर, या तो उनकी एज जो है वो 6-7 साल कम लिखाई गई है, असल में वो 32-33 साल के हैं। जहां अगर उनकी एज पूरी है 27 साल ही है, तो उनको तो अभी 4 साल उनके लिए बेहतरीन 4 साल पड़े हैं टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को मनवाने के लिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। अब्दुल मोईन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और एशेज की बात कर रहे थे, टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि रियल चार्म क्रिकेट का टेस्ट क्रिकेट में है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो टेस्ट क्रिकेट को छोड़कर शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ
क्रिकेट T20 या वनडे खेलना चाहते हैं, जिससे उनकी सही जो क्वालिटी है उसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। क्वालिटी का अंदाजा आपने करना है तो टेस्ट क्रिकेट से ही कर सकते हैं। आपको अपडेट रखेंगे एशेज इस टेस्ट मैच के हवाले से। आज का प्रोग्राम यहीं हम खत्म करते हैं। पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने